नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली आज का मार्केट अगर हम देखें ना तो समवेयर अराउंड 24,700 के रेंज में नजर आ रहा है। बट मार्केट में आगे क्या होगा, किस प्रकार के एक्शन हो सकते हैं, सबके मन में सवाल है कि भाई साहब आगे क्या होने वाला है। एज पर माई नॉलेज मैंने बहुत बार आपको बोला है कि मार्केट इस वीक में पूरा वीक एक रेंज बाउंड रह सकता है। अप डाउन मूवमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। रेंज बाउंड का मतलब ये नहीं होता है कि अगर 24,700 को है तो फ्लैट 24,700 रहेगा, थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 400 500 700 पॉइंट की रैली आ सकती है, वेदर इट इज अपसाइड और डाउनसाइड, इस प्रकार के मूव हमें देखने मिल सकते हैं। उसके पीछे मैं रीजन आपको बता देता हूं। अगर आप अभी कॉल राइटर पुट राइटर की संख्या देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हेवी कॉल राइटिंग हो चुका है समवेयर अराउंड 24,800 के रेंज में। उसके बाद में जो कॉल राइटिंग हुआ है वो 25,000 पे हुआ है। बट पुट राइटिंग की अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि 24,500 को मेजर पुट राइटिंग है। हम बोल सकते हैं 24,500 से लेके 800, 500 से लेके 800 तक मेजर कंसोलिडेशन के चांसेस है। बट उसके बाद अगर आप आगे जाओ तो आपको पता चलेगा कि 25,000 मतलब 24,500 से लेके 25,000, ये 500 पॉइंट के बीच में मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन करेगा ऐसे बोला जा रहा है। उसके पीछे और एक रीजन मैं बता देता हूं। जो फंडामेंटली हम घुसते हैं अंदर, ये जो वीडियो बनाते हैं ना, ऐसे ही कोई आर्टिकल आया, ये न्यूज आई, हम रीड करके आपको बता दिए, ये वाला चैनल ही बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं इन डेप्थ पोस्टमार्टम करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस रेंज में रहने की वजह सिंपल है, ऑप्शन चेन पे दिख रहा है, इस लेवल पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर है, इस लेवल पे पुट राइटर है, इसलिए बीच में मार्केट रहेगा। बिल्कुल नहीं भाई साहब। यहां पे हम जाते हैं अर्निंग के ऊपर। अगर आप निफ्टी का अर्निंग देखो तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रो हो चुका है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो बोला जाता है ना, तो शेयर का भी निकाल सकते हैं, कंसोलिडेटेड आप निकाल सकते हो निफ्टी का भी। अगर मैं निफ्टी की तरफ देखूं तो निफ्टी में वो सिर्फ 20 पॉइंट से अर्निंग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो 20 पॉइंट से बढ़ा है तो इसका मतलब सिर्फ 1.5%, 1.5% से मेरी अर्निंग में ग्रोथ हो रही है। अगर मेरा अर्निंग बढ़ रहा है तो स्टॉक बढ़ेगा, अर्निंग घट रहा है तो स्टॉक घटना चाहिए। वैसे ही ओवरऑल निफ्टी का अर्निंग बढ़ रहा है तो निफ्टी भी बढ़ना चाहिए। अगर मेरा अर्निंग 1.5% से बढ़ रहा है और निफ्टी बढ़ेगा 15% से, तो थोड़ा कंसर्न वाली बात है। निफ्टी कभी भी एग्जैक्ट भाई तो इतना बढ़, मैं भी इतना ही बढ़ जाता हूं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दोनों एक साथ बढ़ते हैं, अप एंड डाउन थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। बट जो भी ग्रोथ आ चुकी है उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट्स आएंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स कवर करे हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है आपको कि जो भी स्टॉक ग्रो हो रहे हैं या जो भी स्टॉक्स ऊपर बढ़ रहे हैं उसके रिजल्ट बहुत तगड़े हैं। कई स्टॉक हैं जिनका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं है फिर भी वो बढ़ रहा है, उसमें इशू है, वो भी हमने क्लियर कर चुके हैं। उसके बारे में मैं बात करूंगा। अगला एक स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसके टारगेट हमने क्या दिए थे, कैसे बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, वो भी मैंने बोला था, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल इसी पॉइंट को कवर करते हैं। सो जो भी प्राइस एडजस्ट हुआ है वो बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है। अब इतना ज्यादा बढ़ने के बाद होगा क्या, जो भी अर्निंग एक्चुअल हुई है उसके हिसाब से अब वो थोड़ा रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, उस अर्निंग को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसे बोलते हैं रेंज बाउंड होना। दैट विल रिफ्लेक्ट इन आवर ऑप्शन चेन एज वेल एज प्राइस और निफ्टी इंडेक्स। सभी चीजों को आपको ट्रैक करना होगा। इतने डीप लेवल में जाके हम सारी चीजें सोचते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट है बट इतने सारे पॉइंट्स अब यहाँ पे हम कवर नहीं कर सकते। होगा क्या, आपको इतना ही चाहिए होता है। सो सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि 8 अगस्त 2024 मतलब आगे जो आने वाला है थर्सडे, उस थर्सडे को एक्सपायरी है। ये कौन सा नया रॉकेट साइंस मैंने बताया, उसी एक्सपायरी को होने वाली है आरबीआई के आउटकम की बातें। अब वो आउटकम कब से कब तक होगा, 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में ये सारी चीजें चलती रहेंगी। सो बी कॉशियस। मैं तो बोलूंगा भाई साहब गुरुवार के दिन ट्रेड ही मत करो, छोड़ दो साला, जाने दो एक दिन, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बेमतलब का चूना नहीं लगना चाहिए। अब ट्रेडिंग का सब्जेक्ट निकला ही, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी सेबी के रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, जितना भी उनके कंपल्शंस आ रहे हैं, जितना भी प्रेशराइज किया जा रहा है ट्रेडर को, उससे ये नजर आ रहा है कि ऑप्शन बायर को क्या बोलता है, कंट्रोल करने के चक्कर में ऑप्शन सेलर को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है। ये जो भी रूल्स आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा हिट करेंगे ऑप्शन सेलर को। मैंने लास्ट वीडियो में भी, और लास्ट क्या बोलते हो आप 7-8 वीडियो से मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ ये चीज, कि उसमें मैंने बोला है अभी भी सेबी को और इन डेप्थ जाके रिसर्च करने की जरूरत है। जो भी कमिटी में लोग बैठे हैं ना भाई साहब, एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप एक कार बनाने की सोच रहे हो और कार कैसी होनी चाहिए, आप किसको पूछोगे,
अरे गहरे को, नत्थू खैरे को, जो भी रास्ते से जा रहा है किसी को भी बुलाओ और पूछो कि भाई साहब कैसी कार होनी चाहिए, नहीं चलता है भाई साहब। आपको पहले मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और उसके साथ साथ रेसर लोगों को और कार ड्राइवर्स को बुलाना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर आप ट्रेडर से पूछोगे नहीं, अगर आप जो बड़े लेवल पे बड़े स्केल पे काम करते हैं उन लोगों से डिस्कस करोगे नहीं, तो फायदा ही नहीं ना, गुमराह करने की कोशिश हो सकती है। अब इस कमेटी में कौन लोग हैं? एक तो ब्रोकर लोग हैं और दूसरे सेबी के कुछ बड़े बड़े लोग हैं। अब यहाँ पे जो ब्रोकर के एंड से बताया जा रहा है कि सर मैडम, अब बोलेंगे तो मैडम को ही बोलेंगे, सबसे बड़ी मैडम है, उनको बोला जाता है मैडम एक काम करो, आप मार्जिन बढ़ा दो। अरे भाई मार्जिन तू बढ़ाएगा तो नुकसान किसका होगा? ऑप्शन राइटर का होगा, उसको ज्यादा मार्जिन लगने वाला है, उससे उसका आरओआई कम होने वाला है। अगर आप चेक करोगे कौन प्रॉफिटेबल है कौन लॉस मेकिंग है, तो आपको पता चलेगा कि जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं वो मेजरली ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर। तो अगर ऑप्शन राइटर मतलब ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमाते हैं तो तुम लोग उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। इसका मतलब तुम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो, इसको तो खुली छूट दे रहे हो कि भाई मुझे छूट मिल रही है, चलो एंजॉय करो, जितना ऑप्शन बाय करना है कर लो। तुमने ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, अब उनको भी तुम बाइंग में लेके आ जाओगे। इसका मतलब मेजर प्रॉब्लम फेस करेगा ऑप्शन सेलर, जिसके ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए थे। वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्चुअली आपने कम करनी चाहिए थी और यहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए थी। उससे होगा ये कि बायर थोड़ा सेलिंग के ऊपर आकर्षित हो जाएंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे ऑप्शन सेलिंग करना, बट ये तो हुआ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ, MTNL बहुत ज़्यादा न्यूज़ में स्टॉक था। MTNL की चर्चा कंटिन्यूसली चल रही थी कि सर बताओ MTNL में क्या होगा, ये होगा वो होगा। मैंने आपको क्लियरली बोल रखा था कि भाई साहब ये मोमेंटम वाला स्टॉक है, अब ये रुकेगा नहीं। 30% जाने की संभावना है, 25 से लेकर 30%। एक्चुअली हमारे लेवल से 40% गया, बट उसके बाद मैंने ये भी बोला था ये क्लियरली ऑपरेटर गेम है। फंडामेंटली स्टॉक में कोई भी दम नहीं है, कोई मजा नहीं है स्टॉक में, बिल्कुल भी ऐसा दुनिया से हटके कुछ ये लोग कर भी नहीं रहे। फिर भी बहुत सारे लोग अननेसेसरी फंडामेंटली वीक जो स्टॉक है वहां पे घुसने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि अब BSNL ने सबको खत्म कर दिया, अभी भी लग रहा है BSNL ने एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन सबको खत्म कर दिया। ये आपका वहम है। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, मैं क्लियर बोल देता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई कंपनी प्राइवेट और बड़े प्लेयर को टक्कर देना ये होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि उनसे बहुत तगड़ा पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। एक रियलिटी समझ लो, कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, सरकार को बिजनेसमैन चलाते हैं ना कि मिनिस्टर्स। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, किसी को भी बुरा लगे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्लियर बोलने वाला इंसान हूँ। कोई भी पार्टी हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर पार्टी सिर्फ उसको बिजनेसमैन चलाते, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पार्टी चलानी है, चंदा चाहिए, चंदा चाहिए, उनके फेवर में काम करना पड़ेगा। जब तक उनके फेवर में काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, पार्टी नहीं चढ़ेगी, पार्टी नहीं चढ़ेगी, पार्टी नहीं बढ़ेगी, पार्टी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगी, पार्टी स्पेंडिंग नहीं कर पाएगी, तो वो पार्टी जीत नहीं पाएगी। कैसे बोलोगे भाई साहब कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं एकदम ऑनेस्ट इंसान हूं, मैं देश को बदलना चाहता हूं, ये बताने के लिए तुम हजारों करोड़ स्पेंड करते हो एड के ऊपर। और ये जो हजारों करोड़ है ना वो कहां से आते हैं? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब, हजारों करोड़ की स्पेंडिंग है। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट छोड़ दो यार, 5-10 सेकंड का एड रन करने के लिए ना करोड़ों रुपए डेली के स्पेंड करने पड़ते हैं, डेली के मैं बात करूं, और ये महीनों महीने इनके एड चलती रहती है। सो समझ जाना ये बहुत बड़ा गेम है। सो जो चलाता है ना वो सरकार चलाता है। कोई भी सरकारी कंपनी, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि वो टक्कर नहीं दे सकती प्राइवेट कंपनी को। अब MTNL को रातों रात गायब किया जा सकता है, समझ रहे हो आप? इतनी बड़ी पावर है उन लोगों के पास। अगर दुनिया के सारे बड़े बड़े लीडर एक सिटी में अपने गुजरात में आ सकते हैं, मुंबई में आ सकते हैं, तो समझ जाना उस बंदे के पास पावर क्या होगी। सो इस माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। नो डाउट हम स्विंग ट्रेडर है तो एक अच्छी खासी रैली पकड़ लेंगे, निकल जाएंगे। अब हुआ ये, MTNL जो था जिसने 150% रिटर्न 15 दिन में दिए, वो स्टॉक रुकेगा लगता है? आपको क्या लग रहा है? आपकी, मेरी, आप जैसे, मेरे जैसे छोटे मोटे लोगों की वजह से वो बढ़ चुका है? ये आपकी गलत फैमिली है। समझ जाना कि अगर आपके दम पे कोई स्टॉक बढ़ रहा है ना, तो उस स्टॉक का मार्केट कैप 1-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ही होना चाहिए। 1000, 2000, 5000 करोड़ के या उससे भी बड़े 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के स्टॉक को आप घंटा नहीं हिला सकते। तो समझ जाओ कि ये जो भी था वो ऑपरेटर गेम है। मैं क्लियरली वर्ड यूज कर रहा हूँ और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज कर रहा हूँ। अगर कोई डिबेट करना चाहे मैं मान रहा हूँ। अगर कोई एजेंसी मुझे पूछे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं पूछूंगा तुम क्यों नहीं बोल सकते, मुझे प्रूफ्स दो।
क्योंकि सीधा 28 तारीख से पुराने 5-6 दिन से कंसिस्टेंटली उसको ठोका जा रहा है, ऊपर से बड़े बड़े ब्लॉक डील किए जा रहे, करोड़ों शेयर्स बेचे जा रहे। क्यों भाई साहब? मजेदार चीज बताता हूं, बहुत सारे सेलर, मैंने अब डेटा चेक किया, उसमें दिख रहा है कि बहुत सारे सेलर 100 रुपए के लिए अड़े पड़े कि 100 रुपए जाएगा, 110 जाएगा, 105 जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। तुम्हारा 100 राउंड फिगर आया नहीं भाई साहब, तुम वहां तक पहुंचने से पहले 1 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स ब्लॉक डील में बेचे गए। लोअर सर्किट लग रहा है, निकल नहीं पाओगे तुम उसमें से। इसका मतलब समझ जाना कि कोई तो बड़ा बंदा या कोई तो बड़ी बंदी बैठी है ऊपर में। अब इनकी इंक्वायरी होगी और बाद में समझ में आएगा या बोला जाएगा कि कुछ नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल सेलिंग था, इसलिए वो नीचे आया। बट ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ जाना भाई साहब, यहाँ पे 150% के रिटर्न है 15 दिन में। चलो छोड़ दो ऊपर के 50%। इस भाई साहब ने सीधा पैसा अपना मिनिमम डबल कर दिया है। अगर पैसा इसने 15 दिन में डबल किया है तो सोच लेना कितनी बड़ी अमाउंट लगाई होगी। करोड़ों शेयर्स वो ऊपर से बेच रहा है, इसका मतलब प्लान करके ही सारी चीज़ें की गई थी। एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ये कंपनी इस कंपनी को पीछे छोड़ देगी। भाई साहब 2, 4, 5, 10 करोड़ लगा देंगे एडवर्टाइजमेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बोला जाएगा कि अब बीएसएनएल का ये होगा वो होगा, आपको न्यूज़ देख के लगेगा अरे सब जगह बीएसएनएल की चर्चा हो रही है, इसका मतलब बीएसएनएल का स्टॉक, एमटीएनएल का स्टॉक अब दौड़ेगा। इसीलिए आप लोग इन्वेस्ट करते हो। सो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। जो मार्केट में दिख रहा है ना, उसके पीछे कभी भी नहीं लगना चाहिए, उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर कंपनी में करना चाहिए जो चर्चा में नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, हम है, कॉल कर सकते हो, डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप शुरू कर सकते हो, कौन से म्यूचुअल फंड में करना है, स्टॉक में करना है, हर एक हेल्प हम आपकी करते आगे जाएंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा जी का स्टॉक 30% गिर चुका है, कहाँ गया टाटा जी का भरोसा? इसीलिए बोलता हूं कि आंख बंद करके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेल्स में गड़बड़, नेट प्रॉफिट में गड़बड़, एबिटा में गड़बड़, गड़बड़ इन द सेल्स, अर्निंग भी डाउन, सब कुछ डाउन हो रहा है, कैश रिजर्व भी डाउन हो रहा है। उसके साथ साथ जो उनके पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो भी 25% से डाउन है। इसका मतलब समझ जाना कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट खराब आते जा रहा है। मेजरली इनका 80% बिजनेस जो है ना टाटा मोटर के साथ आता है। अब टाटा मोटर में क्या है, टाटा मोटर भी है, जेएलआर भी है, उनकी मल्टीपल वर्टिकल्स है उसमें। वो सारों वर्टिकल से जो बिजनेस इनको आता है वो 80% आता है। अब टाटा मोटर का सेल्स ही वीक नजर आ रहा है तो इनका भी वीक नजर आएगा। बट अगर कंपेयर करोगे, टाटा मोटर जितना वीक है उतना ये वीक कई गुना ज्यादा है। अब समझ जाना रीजन क्या है। अगर ये 10% टाटा मोटर वीक है ना, ये 40% वीक हो गया या 30% इनका बिजनेस वीक हुआ। इसके पीछे रीजन ये है कि टाटा मोटर से आने वाला बिजनेस इनको कम पड़ गया। अब आप पूछोगे कि ये जिंदगी में कभी ऊपर ही नहीं जाएगा, खत्म हो गया टाटा, बाय बाय? बिल्कुल भी नहीं। टाटा ग्रुप का स्टॉक है, सर्वाइव करेगा, बट ये मेरे हाथ में नहीं है ये कब ऊपर जाएगा। ये किसके हाथ में है? टाटा मोटर के हाथ में है। टाटा मोटर ने डिसाइड किया कि अब इसको एक 5-10 हज़ार करोड़ की ऑर्डर देनी है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर चला जाएगा, बिकॉज इतनी बड़ी ऑर्डर मिल चुकी है और अपने ही घर से मिल चुकी है। तो समझने वाली बात है, ये सब किसके हाथ में है? एक ही इंसान के हाथ में है, टाटा ग्रुप के हाथ में। सो स्टॉक जो गिर रहा है उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। अब अगली एक अवेयरनेस वाली बात अभी से कर देता हूं। स्टॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब कोई तो बेच रहा है। अब कोई तो बेच रहा है, धीरे धीरे बेच रहा है, इसका मतलब रिटेलर बाहर निकल रहा है। अब रिटेलर की संख्या कम होती हुई आपको नजर आएगी अगले क्वार्टर के बीच। अब अगले क्वार्टर में जैसे रिटेलर कम हो जाएंगे, आपको एक न्यूज मिलेगी कि टाटा के इस टेक्नोलॉजी ग्रुप को बहुत बड़ी ऑर्डर मिल चुकी है और स्टॉक में एक उछाल नजर आएगा। ये क्लिप मैं जानबूझ के सेव करने वाला हूं, याद रखना और उसके बाद देखना स्टॉक का क्या होता है। बाकी आपकी मर्जी है। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं, कोई भी स्टॉक के ऊपर आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको लगे गड़बड़े, बाहर निकल जाओ। हिंदुस्तान जिंक की अगली मुझे बात आपसे करनी है, जहां पे 1.5 महीने में 180% रिटर्न मिल चुके हैं। 100 रुपए के ऑलमोस्ट आपके 300 रुपए बन चुके हैं। समझ जाना, जो स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ रहा है उसमें कुछ तो होना चाहिए। अब उसमें क्या है? उसमें है चांदी। आप बोलोगे क्या सोना कहाँ गया? चांदी सिर्फ है? हाँ, चांदी भी है, सोना भी है। रीजन मैं बता देता हूं उसके पीछे क्या है। ये सबसे बड़ा सिल्वर मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। दुनिया का 3 नंबर का सबसे बड़ा सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली ये हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, जो अनिल अग्रवाल जी के कंट्रोल में है। वेदांता आप जानती हो, उनके कंट्रोल में 30% स्टेक गवर्नमेंट के पास है। अब वेदांता वाले अग्रवाल साहब बोलते हैं कि आप एक काम करो, गवर्नमेंट आपके सारे स्टेक बेच दो और मुझे दे दो। वो एक पंगा चल रहा था। उसके साथ साथ उन्होंने और एक बड़ा बॉम्ब फोड़ा है। उनका मानना यह है, जो भी गोल्ड माइन है जहां से सोना निकलता है,
वो गोल्ड माइन प्राइवेट कर दो और सारा कंट्रोल हमारे हाथ में दे दो। सोना निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, बेचेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तुम नौकर बढ़ाओगे यहाँ पे और पैसा तुम छापोगे। तुम बैठे कहाँ पे हो? लंदन में। अब लंदन में बैठ के कंपनियां लूट रहे हो। अब आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या प्रूफ है आपके पास? एक काम करना, हिंदुस्तान जिंक के जो रिजर्व्स है ना, वो जाके रिजर्व देख लेना। मतलब जो पैसा बचा के रखती है कंपनी मेरे जेब में। अब मैं ये कंपनी चला रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी पैसे के लिए काम कर रही है, सिंपल है, और आपका भला करने के लिए भी काम कर रही है। हम दोनों स्वार्थ और परमार्थ बोलते हैं, ये दोनों भी हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मैं कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे पास आते हो, इन्वेस्ट करते हो, आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलते हैं, उसमें से छोटा सा पोर्शन 1-2% आप मुझे भी दे देते हो। इसका मतलब मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी कमा रहे हो। इस नंबर को कॉल किया होगा आपने ऑलरेडी, मुझे लगता है इतने टाइम तो आप रुके नहीं होंगे, आप स्मार्ट हो। सो दैट मेरे पास कुछ पैसा आ रहा है, अब वो पैसा धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा ना यार, मेरी कंपनी तो बढ़ाऊंगा, सेविंग्स भी बढ़ाऊंगा। अगर समझो मेरी कंपनी के पास कुछ बचता ही नहीं है तो फायदा क्या है? अब मजेदार चीज यहाँ पे देखने वाली ये है कि जो इन्होंने बचा के रखा था, अब अग्रवाल साहब उसको ढीला कर रहे हैं, डिविडेंड के स्वरूप में उसको बांटा जा रहा है। अब होगा ये कि अग्रवाल साहब के पास मेजर स्टेक्स है, तो पैसा किनको जा रहा है? उनको जा रहा है। अग्रवाल के कुछ एसेट बेचे जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक को, और उसका पैसा सीधा अग्रवाल साहब के जेब में जा रहा है। इसका मतलब फिर से वो पैसा खींच रहे हैं। अब जो कैश काउ थी उसमें से आप पैसा खींच रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट की कंपनी, बहुत सारे अथॉरिटी उनके पास थी, बहुत सारे परमिशन उनके पास थे, बहुत सारे ऐसे काम थे जो प्राइवेट प्लेयर इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे, तो वो सारा उनको कंट्रोल मिल गया। अब सारा कंट्रोल मिल रहा है, अब उनको क्या चाहिए? ओवरऑल कंट्रोल चाहिए कि सब मेरे हाथ में। अब धीरे धीरे ये ना बोले कि पीएम भी मेरे अंडर काम करनी चाहिए, मैं जो बोलूंगा वो होना चाहिए। ये अगर बोलेंगे तो भी मुझे कोई ताजुब नहीं होने वाला है, क्योंकि हो भी सकता है। सो इस लेवल पे काम चल रहा है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रमोटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज आपको क्या समझ में आई? प्रमोटर। स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, अब ये कुछ चीजें वहां पे निगेटिव हो रही है, फिर भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब सेम चीज हुई थी वेदांता में, अरे दुनिया की सबसे खतरनाक कंपनी ये है वो है, ऐसा वैसा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ता हुआ ऊपर गया। अब जब से गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बहुत महीनों से गिरता हुआ नजर आ रहा था, गिर गया नीचे। अब गिरने के बाद कुछ बड़े इन्वेस्टर ने करोड़ों क्वांटिटी वहां पे वेदांता में बॉटम में उठा ली थी। अब ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। अब ये कौन बाहर वाले लोग हैं? अब और एक मजेदार चीज बताता हूं, इनमें कुछ इंडियन कंपनीज है बाय करने वाले और कुछ बाहर की कंपनीज है। अब बाहर की कंपनी क्यों है, उसके आगे वाली बहुत बड़ी चीज मैं बता देता हूं। जो डिविडेंड आप देते हो, ये साहब बैठे लंदन में, टैक्स तो लगता नहीं है, सारा पैसा बाहर जा रहा है लंदन में, तो इसका मतलब ये है कि यहां से पैसा बाहर पुल किया जा रहा है टू सेव द टैक्सेस। अब टैक्सेस सेव हो रहे हैं, आप ले किसकी रहे हो? इंडियन लोगों की। 12% करो, 15% करो, 20% करो, 40% करो, आप करते ही जाओगे। अब ये पैसा भरेगा कौन? मिडिल क्लास बंदा जो सिंपल नौकरी कर रहा है, 20, 30, 40, 50 हज़ार काम कर रहा है, ये सैलरी आ रही है, इन सैलरी से पैसा जा रहा है, मरेगा मिडिल क्लास वाला। अब बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? पैसा सीधा पुल कर रहे हैं बाहर। अब मेरा एग्जांपल ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक सिंपल कंपनी बाहर सेट कर दूं ना, ये मेरा धंधा वहां से चल जाएगा, घंटा टैक्स नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को। क्या करेगी गवर्नमेंट? कुछ नहीं कमाएगी। अब एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ इन्फोसिस का। 33,000 या 34,000 करोड़ का उन्होंने जीएसटी का नोटिस भेज दिया था। अब कंपनी है बाहर, क्या उखाड़ोगे तुम? ऐसा है ही नहीं, इधर बाहर से आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। और ये नियम किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। अब इसका मतलब पिसता कौन है? रिटेल कस्टमर, या आप जैसे मेरे जैसे सामान्य लोग। सिंपल फंडा है भाई साहब। कमिंग बैक टू द हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक अब रॉकेट होने के चांसेस क्यों है? क्योंकि एक अमेरिकन यूएस बेस्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है इसिर टेक। इसिर टेक ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी काम करती है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, इनके साथ इन्होंने टाइप किया, अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिंक बैटरीज ये लोग बनाएंगे और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब अब ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहे हैं। अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में वेदांता ग्रुप नहीं उतर रहा है, समझ जाना बात को, अच्छे से समझ जाना। वेदांता ये सेम काम नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? हिंदुस्तान जिंक कर रहा है। आप बोलोगे ये तो उनकी ही कंपनी है, बिल्कुल उनकी कंपनी है, बट बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग किसकी है? हिंदुस्तान जिंक की है। वेदांता की है क्या? बिल्कुल नहीं है। सो पैसा किसके पास है? हिंदुस्तान जिंक के पास है। खर्च कौन करेगा? हिंदुस्तान जिंक करेगा। और पैसा और कैपेक्स और ज्यादा एक्सपांशन हिंदुस्तान जिंक करेगा। इसका मतलब एक दिन इसको झटका लगेगा तो हिंदुस्तान जिंक को आगे जाके तगड़ा झटका लग सकता है। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, कब तक करूंगा? जब तक उगता हो सूरज मुझे दिख रहा है तब। डूबते हुए सूरज को मैं देखते नहीं बैठूंगा। समझने वाले को इशारा काफी ऐसे मुझे लगता है। फिर भी और डीप में जाता हूं, कुछ लोग पोगो चैनल वाले देखने वाले भी हो सकते हैं, उनके लिए
सिंपल बात समझ जाना कि जब तक ये स्टॉक ऊपर जा रहा है आराम से होल्ड करना चाहिए, और जब लगे गड़बड़ हो रहा है और ये गिरते हुए अगर लोअर सर्किट लगा देना, साला कुछ भी हो बाहर निकलना चाहिए। रीजन क्या है कि ये नैया कभी भी डूब सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इसे पुल किया जा रहा है ना, मतलब समुंदर के अंदर भीतर, या आप बोल सकते हो कि सेंटर में ले जाने लायक ये नैया बिल्कुल भी नहीं है। उतनी कैपेसिटी इसकी है ही नहीं जितना इसको स्ट्रेच किया जा रहा है। सो जितना ज़्यादा ये स्ट्रेच करेंगे, इलोंगेट करेंगे, उतना ज़्यादा टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट रिलेटेड और एक न्यूज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। हाइब्रिड कार के बारे में हमने बातें करी थी, जहाँ पे यूपी गवर्नमेंट उनको कुछ फीस वो माफ़ करेंगे, टैक्सेस उनके माफ़ करने वाले थे, जो भी रजिस्ट्रेशन पे चार्जेस लगते हैं वो सब माफ़ हो जाएंगे, ऐसी बातें हो रही थी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम 50 लाख के ऊपर के कार का वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। फिर अब एक नई न्यूज़ आ रही है कि टोयोटा ने बोला कि हम यूपी में इन्वेस्ट करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे। मारुति बोलता है कि हम भी यूपी में करेंगे, महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करेंगे। जो 80,000 करोड़ वगैरह इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आने वाली बातें चल रही है, उसमें ये भी लोग हैं। अब समझने वाली बात है कि तुम मेरे राष्ट्र में आके इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्ट करोगे, मेरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करोगे, तो मैं आपको सहूलत दे दूंगा। तो इसीलिए यूपी ने वो अनाउंसमेंट करी थी। अब टाटा ने, हुंडई ने, किया ने और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को। उनको बोला गया कि भाई साहब ये नाटक मत करना, उनको सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हाइब्रिड मैन्युफैक्चरर है, हम प्योर ईवी मैन्युफैक्चरर है। समझ जाना, मैं ईवी से ज़्यादा किसको अप्रिशिएट करता था, आपको पता है, हाइब्रिड को। रीजन बिहाइंड दैट, पेट्रोल भी है, बैटरी भी है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े बिजनेसमैन ईवी चार्जिंग स्टेशन पे ऐसे बैठेंगे नहीं 2 घंटा चार्जिंग होने दो, 3 घंटा 5 घंटा चार्जिंग होने दो, फिर लेके चला जाऊंगा, ये होता नहीं है। हाइब्रिड कार है, एक तो माइलेज बहुत बढ़िया मिलता है, स्पीड, पिकअप, हर एक चीज़ बहुत बढ़िया है, तो इसलिए हाइब्रिड कार पे फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, उसकी बैटरी बढ़ाने के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब दोनों पे अपना काम चलता रहे। जब मैं ऑफिस में रहूँगा, मेरे पास काम नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, मेरा ड्राइवर कार चार्जिंग करेगा। अगर मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, मैं खुद चार्जिंग पे लगाऊंगा, ऑफिस में, घर में आ जाऊंगा। तो इस हिसाब से वो काम चलता रहेगा। जिस टाइम पे मुझे चार्जिंग नहीं करना है, मैं पेट्रोल पे चलाता रहूंगा। तो इस प्रकार से विरोध किया जाता है, क्लियरली बोला जा रहा है, इनडायरेक्टली थ्रेटनिंग किया जा रहा है कि हम आपको टैक्सेस नहीं देंगे, या ईवी के टैक्सेस में कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और एक पॉइंट आपको रिलेट हो रहा होगा कि जो मैं बोल रहा था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन सरकार को नीचे झुका सकते हैं, उतनी ताकत उनमें होती है। सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिजल्ट की बात करते हैं टाइटन की। टाइटन का रिजल्ट आ चुका है, 13,200 करोड़ के ऊपर इन्होंने सेल्स किया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। ईयर ऑन ईयर भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, जहां पे 715 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एक्सपेक्टेशन ये था कि और अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे और सेल्स भी और थोड़ा बेटर हो सकता था, बट मेरे हिसाब से डरावने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है, इसका मतलब स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है, जो कि ऑलरेडी कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये भी समझ में आती है कि रिजल्ट जो आने वाला है, ठंडा रिजल्ट है, स्टॉक भी ठंडा है। अगर रिजल्ट एग्रेसिव आता ना, ऑलरेडी स्टॉक आपको बढ़ा हुआ नजर आ जाता। फिर भी जिस लेवल पे सस्टेन कर रहा है वो अच्छी लेवल है, और अच्छे खासे लेवल पे अभी भी स्टॉक है। कैम्स का रिजल्ट आ चुका है, जहां पे 331 करोड़ का सेल है, जहां पे नेट प्रॉफिट 107 करोड़ का है। इसीलिए उनका पी रेशियो 56 पे नजर आ रहा है, और स्टॉक भी हमें अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। माइनर एक रिटेसमेंट यहाँ पे दिख रही थी, बट मेरे हिसाब से जो भी चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया करो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत डेली लेनी पड़ रही है। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।